Students, so today we are going to talk about the enzymes again. In the previous lectures, we were talking about the properties of enzymes and different other criteria for enzymes. Today we would be talking about another important topic, that is factors affecting the enzymes. Okay, factors जो enzyme को affect करते हैं. Factors affecting enzyme activity. Okay, so which are the factors? क्योंकि enzymes आपको पता है enzymes are very important to perform various biochemical activities in the body. तो अगर enzymes ठीक से काम नहीं कर पा रहे, क्यों काम नहीं कर पा रहे, कौन से factors है जिनकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, so we will be talking about those factors in this lectures. और enzymes अगर काम नहीं करेंगे तो काफी सारे biochemical pathways, biochemical reactions disturb हो जाएंगे. ठीक है, so it is very important that we should be knowing which are those factors. ठीक है. So let's start with the first factor, that is going to be the temperature. ठीक है, temperature आपको पता है temperature is very very important. Okay, so enzyme reaction begins at, कोई भी enzyme जो reaction होता है begins at 0 degree Celsius. It begins at 0 degree Celsius. ठीक है, and the optimum temperature for the enzyme, optimum is the favorable temperature for the enzyme to function. Optimum, या फिर I can also use the term favorable temperature. Favorable temperature for enzyme activity is 25 to 40 डिग्री सेल्सियस. कितना है? 25 to 40 डिग्री सेल्सियस है. सो एंजाइम रिएक्शन है या एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वो तो 0 डिग्री पे चालू हो जाएगी. इट वुड स्टार्ट एट दी 0 डिग्री सेल्सियस, बट द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द एंजाइम टू फंक्शन प्रॉपरली इन द बेस्ट वे इज 25 to 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर ह्यूमंस की अपन बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो टेम्परेचर प्रोवाइडेड है टेम्परेचर एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए, दैट इज इन ह्यूमंस 37 डिग्री सेल्सियस इज प्रोवाइडेड टू एंजाइम्स. ठीक है, तो जो ऑप्टिमम रेंज है एंजाइम्स की फंक्शन करने की 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, उस रेंज के बीच में ये 37 डिग्री सेल्सियस. तो यस, एट दैट टेम्परेचर द एंजाइम्स आर गोइंग टू फंक्शन इन द बेस्ट वे. अगर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाता है तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम्स ठीक से काम नहीं करेंगे. ठीक है, डीनेचर हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू फंक्शन इन द प्रॉपर वे. ग्राफिकली अगर इस चीज को देखें, सो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ. आप अच्छे से स्केल की मदद से ग्राफ को प्लॉट करना. ठीक है, यहां पे मैं लेता हूं रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है, रिएक्शन वेलोसिटी की यहां पे मैं बात करूंगा, और यहां पे वी वुड टॉक अबाउट द टेम्परेचर. ठीक है, सो लेट्स से यहां पे मैं कंसीडर करता हूं दैट्स अ ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस. तो जो भी रिएक्शन चालू होगा, रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ओके, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसका ये है. सो लेट्स प्लॉट इट. ठीक है, तो जो ग्राफ आपका बनेगा, द ग्राफ इज गोइंग टू बी समवट लाइक दिस, विच इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द बेल शेप्ड ग्राफ. इसको क्या बोलेंगे? बेल शेप्ड ग्राफ बोलेंगे. ठीक है, यहां पे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो मिनिमम है, यहां पे क्या है? ऑप्टिमम है, और यहां पे क्या है? मैक्सिमम है. ठीक है,
सो व्हाट वी नीड इज वी नीड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, नॉट द मैक्सिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से जो एंजाइम एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है. ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं रिएक्शन वेलोसिटी और टेम्परेचर का, तो यहां पे सेंटर में मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आप देख सकते हो जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है. इट इज मैक्सिमम, सबसे टॉप, सबसे ज्यादा रिएक्शन वेलोसिटी कब है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. आप देख सकते हो यहां पे पीक आ रही है, बट यहां पे अगर मैं मैक्सिमम कर रहा हूं तो रिएक्शन वेलोसिटी तो वापस जीरो हो गई, वापस कम हो गई. ठीक है, समझ में आ गया. सो फॉर एवरी एंजाइम देयर इज अ डिफाइनिट ऑप्टिमम टेम्परेचर. मैंने जो एंजाइम्स की बात करी दैट इज फ्रॉम द रेंज 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. और ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है एंजाइम्स को दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फॉर द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो पीक दिखेगी आपको दैट इज गोइंग टू बी एट 37 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है. सो 37 से अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन वेलोसिटी बैक टू जीरो, जहां से स्टार्ट किया था मिनिमम से वहीं पे आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो जीरो. सो मैक्सिमम इज गोइंग टू बी एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, नाउ यहां पे एक और टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर एक और कैलकुलेटिव वैल्यू है, जैसे कि मिनिमम से लेके ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर, अगर मैं उसकी बात करता हूं या मिनिमम वेलोसिटी से ऑप्टिमम वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, तो यहां पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं बाय 10 डिग्री फ्रॉम मिनिमम टू ऑप्टिमम, ये जो पीक बन रही है उस टाइम ड्यूरेशन में, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, सो द रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेस 2 और 3 टाइम्स. ये जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 से 3 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं, यहीं पे लिख देते हैं, इफ बिटवीन मिनिमम and maximum, if between minimum and maximum, if the temperature is raised by 10 degrees Celsius, if between minimum and maximum, I'm sorry, minimum and optimum, not maximum, optimum, if the temperature is raised by 10 degrees Celsius, increase in reaction velocity, increase in reaction velocity would be 2 to 3 times, will be 2 to 3 times. आपको ये याद रखना है, अगर मैं मिनिमम से लेके ऑप्टिमम के बीच में अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इफ देयर इज रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री बिटवीन मिनिमम एंड ऑप्टिमम, ओके, तो क्या होगा, देयर वुड बी इंक्रीज इन रिएक्शन वेलोसिटी. ओके, इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन वेलोसिटी में, एंड दैट इज बाय 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होगा. कितना, 2 से 3 टाइम इंक्रीज होगा. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज Q10. इसे क्या कहा जाता है, Q10, एंड दिस होल थिंग इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कोएफिशिएंट, दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ओके, विच इज रिटन एज Q10. क्या कहा जाता है इसे, Q10. सी, तो अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट में मैं 10 डिग्री इंक्रीज कर रहा हूं, ओके, 10 डिग्री इंक्रीज कर रहा हूं, तो रिएक्शन वेलोसिटी में कितना इंक्रीज होगा, सो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज, 3 टाइम्स इंक्रीज इन रिएक्शन वेलोसिटी. समझ में आ गया कि नहीं आया. ठीक है, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट किस चीज को कहा गया है, तो अगर मिनिमम से लेके ऑप्टिमम के बीच में अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो जो रिएक्शन वेलोसिटी है उसमें भी इंक्रीज होगा. कितना, 2 से 3 टाइम इंक्रीज होगा.
Okay, so temperature coefficient is written as Q10. So Q10 equals to 2 to 3 times increase in the reaction velocity. ठीक है, जो ग्राफ अपना बनाया दैट इज टर्म्ड एज द बेल शेप्ड ग्राफ, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे सेंटर में है, मैक्सिमम पे 0 वैल्यू, मिनिमम पे 0 वैल्यू. ठीक है, नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस एवरी टाइम. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है दैट इज द टैक पॉलीमरेज एंजाइम. नॉर्मली मैंने बोला एंजाइम्स काम करते हैं 25 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, बट वी हैव एन एंजाइम दैट इज टेक पॉलीमरेज दैट वर्क्स एट मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. So we have an exception. कौन है ये? एंजाइम है टेक पॉलीमरेज. ठीक है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो फंक्शन करता है जो टेम्परेचर पे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो टेम्परेचर आपको ढूंढ के मुझे बताना है. बट आपको ये तो पता है कि यार टेक पॉलीमरेज को मैंने एक्सेप्शन में क्यों लिखा है, क्योंकि 25 डिग्री से 40 डिग्री के ऊपर ही काम करता है. सो वो क्या टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे टेक पॉलीमरेज काम करेगा? आप जब वीडियो देखो या क्वेश्चन आपको आया तो मुझे वीडियो देखने के बाद उसका आंसर व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, यू नीड टू सर्च अबाउट इट. सो टेक पॉलीमरेज वर्क्स एट higher temperature. Okay, that is more than 40 डिग्री सेल्सियस. जो नॉर्मल टेम्परेचर की अपन बात करें तो उससे काफी ज्यादा मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस में काम करता है. एंड वेयर डू यू गेट इट फ्रॉम? आपको ये चीज मिलती कहां से? सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया. The name of the bacteria is Thermus aquaticus. क्या नाम है? Thermus aquaticus नाम है. Thermus aquaticus. ठीक है, it's the name of the bacteria. और कहां देखने को मिलता है ये बैक्टीरिया? So this bacteria is found in hot water springs. गर्म पानी के जो फुहारे होते हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है. तो आप समझ सकते हो क्या टेम्परेचर हो सकता है. ओके, ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, एंड थर्मस एक्वाटिकस इज फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स. कहां पे देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन दी हॉट वाटर स्प्रिंग्स. ठीक है, सो एक एक्सेप्शन मैंने बता दिया. टेक पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है, ओके, ASE आया मतलब एंजाइम हो गया, आपको पता चल जाना चाहिए. ये कहां से मिलता है? तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस, जो काफी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं. तो उनका जो एंजाइम है वो भी काफी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा. तो कहां मिलता है थर्मस एक्वाटिकस? तो थर्मस एक्वाटिकस मिलता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गर्म पानी के फुहारे में. ठीक है, तो बट ऑब्वियस है जो एंजाइम का टेम्परेचर वर्क करने का, फंक्शन करने का, दैट इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो ये गर्म पानी का जो टेम्परेचर होगा, वितने टेम्परेचर पे एंजाइम आराम से काम करेगा. ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये एंजाइम का टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे ये फंक्शन करेगा. ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इस एंजाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में. ओके, दिस एंजाइम इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इन अदर वेरियस फील्ड्स रिगार्डिंग दी जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, तो मैं यहां पे रब कर देता हूं. टेक पॉलीमरेज की यूज की बात कर देते, कहां पे यूज आता है? यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है. और किस काम में आता है ये एंजाइम? कौन से प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है? तो इट इज यूज्ड फॉर अ टेक्निक नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इट इज यूज्ड फॉर अ टेक्निक
used in a process known as polymerase chain reaction। ठीक है, कौन सी टेक्निक में थर्मस एक्वाटिकस को यूज किया जाता है, आई एम सॉरी, टैग पॉलीमरेज को किया जाता है। सो दैट इज द टेक्निक और द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको पीसीआर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पीसीआर। ठीक है, तो ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं इस टेक्निक के बारे में राइट डाउन। ओके, खाली मैं इतना बता देता हूं कि पीसीआर जो है, जिसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है, इट इज हेल्पफुल इन गिविंग मी मोर कॉपीज ऑफ डीएनए। जैसे जेरोक्स मशीन होता है, उसमें आप क्या डालते हो, एक पेपर डालोगे तो आपको मल्टीपल कॉपीज मिलेगी। उसी तरीके से पीसीआर में क्या है, मैं एक डीएनए डालूंगा तो मुझे मल्टीपल डीएनए कॉपीज मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं किस काम में आ रहा है। सो इट गिव्स मल्टीपल डीएनए कॉपीज। ठीक है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस टेक्निक राइट नाउ। ओके, कभी 12th स्टैंडर्ड में जो टेक्निक आएगी तब इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। सो एक्सेप्शन में टैग पॉलीमरेज से किस काम में आ रहा है? सो इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी टेक्निक में काम में आएगा? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम का एक प्रोसेस है, उसमें काम में आएगा। क्या होता है इस प्रोसेस में? तो ये प्रोसेस क्या देता है? इट गिव्स मल्टीपल डीएनए कॉपीज। जैसे जेरोक्स मशीन में अगर आप एक पेपर डालते हो आपको मल्टीपल कॉपीज मिलती है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक डीएनए सेगमेंट डालना है या एक डीएनए डालना है तो आपको मल्टीपल डीएनए कॉपीज मिलेगी। ठीक है, clear? So let's move ahead and let's talk about the another factor affecting enzyme, that is going to be the hydration. The second factor is हाइड्रेशन। और आपको पता है कि जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है दे टेक प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। एंजाइम एक्टिविटी या रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। विदाउट द एक्वस सॉल्यूशन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा दो। ओके, एक्वस सॉल्यूशन इज, एक्वस इज वाटर। ओके, सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, इट इज टर्म्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ यहां पे एक बात आपको याद रखने की, जो स्पोर्स और सीड्स होते हैं दे हैव अ वेरी लो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। Spores and seeds are low in water. They are low in water. जो स्पोर्स और सीड्स होते हैं उनका वाटर कंटेंट काफी कम होता है। इसी की वजह से कम होने की वजह से एंजाइम क्या यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा। एंजाइम सस्टेन कर पाएगा काफी लंबे टाइम के लिए, बिकॉज इट इज नॉट एक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि उसको एक्टिव होने के लिए, उसको काम करने के लिए तो क्या चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ पे तो पानी का कंटेंट काफी कम है। तो यहाँ पे बिकॉज स्पोर्स एंड सीड्स आर लो इन वाटर, इनको एक बेनिफिट क्या हो जाता है? एंजाइम्स कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंजाइम्स कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। ठीक है, और जो एंजाइम्स यहां पे अवेलेबल है वो कौन से स्टेज में है? एंजाइम्स आर नॉट एक्टिव राइट नाउ, बिकॉज फॉर द एक्टिविटी व्हाट दे रिक्वायर एक्वस सॉल्यूशन। और यहां पे तो मैंने मेंशन किया कि स्पोर्स एंड सीड्स के अंदर पानी का कंटेंट काफी कम है, तो जो जिसकी वजह से वो एक्टिव भी नहीं रहेगा एंजाइम, और वो ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। एंड दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। Can sustain for a longer time and they are not active. क्यों पॉजिटिव पॉइंट? बिकॉज व्हेन यू पुट अ सीड एंड यू पुट वाटर ऑन इट, तब जाके सीड की एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ओके, द सीड स्टार्ट्स टू ग्रो। ठीक है, जब व्हेन यू पुट वाटर ऑन इट, बिकॉज पानी का कंटेंट उसके पास काफी कम था, इट इज लो इन वाटर, और जब आपने उस पर पानी डाला
तो क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन पानी आ गया उसके पास, तो एंजाइम क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, दे वुड स्टार्ट फंक्शनिंग एंड द सीड वुड स्टार्ट ग्रोइंग. ठीक है. सो हाइड्रेशन, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द एंजाइम. So the third is pH. pH का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. सो pH आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि यार एसिडिटी है या बेसिक है या न्यूट्रल है. pH स्केल की अगर आप बात करते हो, सो सेंटर में यू हैव 7, 1 और यहां पे क्या है 14 है. ओके. 7 पे इट इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल. ठीक है. 7 पे न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है. 1 से लेके 7 तक, ओके, इट इज कंसिडर्ड एसिडिक एंड 7 से लेके 14 तक इट इज कंसिडर्ड बेसिक. ठीक है. जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है दैट इज गोइंग टू बी 7, दैट इज न्यूट्रल. ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पीएच होते हैं वो, सॉरी, जो एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी वेरी पीएच सेंसिटिव. ओके. सो विल पुट अ पॉइंट. Enzymes are pH sensitive. They are pH sensitive. They function at a optimum pH or they function at a required pH. जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एंजाइम्स की, पहले बात कर लेते कि जो एंजाइम सेल के अंदर होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट इन सेल. प्रेजेंट इन सेल मतलब सेल ने खुद ने बना रखे सेल के अंदर दूसरी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए. तो उन एंजाइम्स को अपने नाम दे रखा है दैट इज एंडो एंजाइम्स. क्या नाम दे रखा है, एंडो एंजाइम्स. और एंडो एंजाइम्स जो होते हैं उनका जो ऑप्टिमम पीएच है जिसपे वो अच्छे से फंक्शनिंग करेगी, फेवरेबल पीएच, ऑप्टिमम पीएच या फिर फेवरेबल पीएच जो है दैट इज 7. दैट इज 7 मतलब न्यूट्रल पीएच पे, नॉट एनीथिंग बिटवीन 1 और 7. 7 ही होना चाहिए. न्यूट्रल पीएच पे उनकी फंक्शनिंग जो होगी सबसे प्रॉपर होगी. कौन से एंजाइम्स की, एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड सेल. प्रेजेंट यहां पे लिखूंगा मैं इनसाइड द सेल. ओके. ऑब्वियसली सेल ने ही उन्हें सिक्रीट किया और अंदर की तरफ रखा है फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज. नाउ वी हैव एंजाइम्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल और सिक्रीटेड बाय द सेल. ओके. सेल ने खुद ने सिक्रीट किया बाहर. सो वो जो एंजाइम्स होते हैं, दोज एंजाइम्स आर टर्म्ड एज एक्सो एंजाइम्स. दोज आर टर्म्ड एज एक्सो एंजाइम्स. ठीक है. और एक्सो एंजाइम्स दे वर्क एट डिफरेंट पीएच. दे हैव डिफरेंट पीएच ऑप्टिमम. इट हैज डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच फॉर डिफरेंट एंजाइम्स. ठीक है. जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपने डाइजेशन वाला चैप्टर लोअर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, वहां पे आपने एंजाइम्स की बात करी थी. जैसे कि एक एंजाइम की आपने बात करी थी जो माउथ में सिक्रीट होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज. क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज. उसका जो पीएच होता है दैट इज 6.8. कितना पीएच है, 6.8. और वो आपके माउथ में प्रोड्यूस होता है. ठीक है. फिर आपने स्टमक में एक एंजाइम पढ़ा था पेप्सिन जिसका पीएच कितना है 2. इसका पीएच कितना है 2. और फिर आपने एक एंजाइम पढ़ा था ट्रिप्सिन जिसका पीएच कितना है 8. तो यहां पे मैंने बोला 6.8, 2 एंड 8. तो ये क्या होगा, डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच हो गए. किसके लिए, डिफरेंट एंजाइम्स के लिए. समझ में आ रहा है. तो जो एंडो एंजाइम्स है वो तो न्यूट्रल पीएच पे काम कर लेंगे अच्छी तरीके से. बट जो एंजाइम्स को सेल सिक्रीट करते हैं, जैसे यहां पे सेल्स ने सिक्रीट करे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके, जिनको अपन ने क्या टर्म दे दिया, एक्सो एंजाइम टर्म दिया है. तो एक्सो एंजाइम जितने अलग अलग एंजाइम हो गए उनका ऑप्टिमम पीएच क्या होगा, अलग अलग होगा. ठीक है. सो I'll write down the pH. So salivary amylase कहां प्रोड्यूस होता है, माउथ में. सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है.
सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? माउथ में। 3 अलग अलग जगह पे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग हार्मोन्स का। सो सलाइवरी अमाइलेज का पीएच कितना दिया अपन ने? दैट इज 6.8। पीएच कितना है? 6.8। ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या बोला? दूसरा एंजाइम इज पेप्सिन। पेप्सिन एसिडिक, उस पे काम करता है पीएच पे। सो 7 से कम होना चाहिए। लोकेशन क्या लिखेंगे? स्टमक में होता है। पीएच कितना है इसका? द पीएच इज 2। और दूसरा एंजाइम जो मैंने बोला ट्रिप्सिन, कहां प्रोड्यूस होता है? इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। और पीएच कितना है इसका? तो पीएच इज 8। सो डिफरेंट, ये जितने भी एंजाइम्स है, दिस आर एक्सो एंजाइम्स बिकॉज दे आर सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। ओके, सेल ने बनाया और उसको बाहर सिक्रीट कर दिया फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और सबका पीएच आप देख रहे हो वो क्या है? सबका ऑप्टिमम पीएच अलग अलग है। ठीक है। सो सलाइवरी अमाइलेज का 6.8 है, पेप्सिन का 2 है, ट्रिप्सिन का 8 है। सिंपल नहीं सी। इससे ज्यादा अगर पीएच दिया आपने, जैसे ट्रिप्सिन को अगर 8 से ज्यादा पीएच मिल गया तो ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। पेप्सिन को 2 से ज्यादा पीएच मिल गया तो पेप्सिन क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। सलाइवरी अमाइलेज को 6.8 से ज्यादा पीएच मिल गया तो सलाइवरी अमाइलेज डीनेचर हो जाएगा, मतलब फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है। तो इसी चीज का अगर ग्राफिकली इसको प्लॉट करके अपन देखें तो यहां पे भी बेल शेप्ड ग्राफ देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी इट। सो यहां पे मैं बात करूंगा रिएक्शन वेलोसिटी की और पीएच की बात करेंगे। यहां पे आप स्केल से ग्राफ बनाना अच्छे से। मेक श्योर द लाइंस आर स्ट्रेट। ओके। सो यहां पे विल टेक रिएक्शन वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है। रिएक्शन वेलोसिटी ले लेते हैं यहां पे। ठीक है। और यहां पे क्या लेंगे? नीचे पीएच लेंगे। विल टेक दी पीएच। सो जैसे मैंने बताया कि यार पेप्सिन जो है, ट्रिप्सिन जो है, दैट इज वर्किंग एट द पीएच ऑफ 8। तो लेट्स से मैं यहां पे ले लेता हूं 8 लेता हूं। यहां पे लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग 8। ठीक है। तो रिएक्शन वेलोसिटी पीएच 8 पे ट्रिप्सिन की क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो लेट्स प्लॉट इट लाइक दिस। ठीक है। सो दिस इज फॉर ट्रिप्सिन। ओके। सो ट्रिप्सिन का जो पीएच 8 है उसमें उसकी रिएक्शन वेलोसिटी देखो क्या है? मैक्सिमम है। रिएक्शन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है। अगर यही चीज मैं बात करता हूं पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच क्या है? 2 है। तो लेट्स कंसीडर, यहां पे अपन 2 अगर कंसीडर करता हूं मैं, यहां पे 8 है तो यहां पे अगर मैं 2 कंसीडर करूं, यूज स्केल टू ड्रॉ दी लाइंस। ठीक है। सो यहां पे दिस इज फॉर दी Vmax, रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम फॉर pH 2। तो ब्लू वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो ब्लू वाला इस पेप्सिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ब्लू इज पेप्सिन, रेड इज ट्रिप्सिन। ठीक है। और दूसरा कौन सा एंजाइम बोला? सलाइवरी अमाइलेज बोला था मैंने आपको। तो सलाइवरी अमाइलेज का पीएच कितना लिया था अपने? 6.8। मतलब अगर 8 यहां पे है तो मैं 6.8 को कहीं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, दिस इज 6.8। तो इसका जो ऑप्टिमम होगा दिस इज 6.8। तो अगर यहां पे आप देखो सो इसकी पीक जो है 6.8 पे जाएगी। समझ में आ गया? सो 6.8 किसके लिए अपने बनाया? दिस इज फॉर दी सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। 2 किसके लिए बना रखा है? 2 बना रखा है पेप्सिन के लिए, एंड 8 किसके लिए? ट्रिप्सिन के लिए। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ग्राफिकली आप देखोगे यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है? बेल शेप्ड ग्राफ दिख रहा है।
समझ में आ गया? सो at an optimum pH the enzymes are going to work. Those enzymes are termed as exoenzymes. ठीक है? The pH is, if the pH is drastically changed, the enzymes denature. So we'll put this point here. If pH is drastically changed due to some of the reasons, enzymes क्या करते हैं? एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं. एंजाइम्स डीनेचर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है. ठीक है? सो मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी कहां मिलेगी? तो ब्लू में कौन है? ब्लू में है पेप्सिन, तो 2 पे मिलेगी. ग्रीन में है 6.8, तो यहां पे मिलेगी मैक्सिमम. और 8 पे है ट्रिप्सिन, तो वो यहां पे मिलेगी. मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी एट पीएच 2, 6.8 एंड 8. ठीक है? जरा भी पीएच चेंज होगा इनकी वैल्यू में, अगर 2 से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा. ठीक है? Okay, now we'll talk about the fourth factor, that is concentration of सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट आपको पता होना चाहिए क्या होता है. सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है. फॉर एग्जांपल सुक्रोज है, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा? सुक्रेज. ओके. लैक्टोज है, तो उसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा? लैक्टेज. तो लैक्टोज क्या हो गया? लैक्टोज हो गया सबस्ट्रेट. जिन चीजों के ऊपर एंजाइम काम करता है तो उसे कहा जाता है सबस्ट्रेट. तो फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ओके. किस तरीके से अफेक्ट करेगा? तो देखो, जैसे आपको पता है कि यार एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट अगर आप लेते हो तो क्या मिलेगा आपको? इट्स गोइंग टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन. वी गेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा. और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस चीज का फॉर्मेशन करके देगा? प्रोडक्ट का. किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोडक्ट का. तो मैं यहां पे लिखता हूं E प्लस P, दैट इज प्रोडक्ट. ठीक है? एंजाइम और सबस्ट्रेट जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मुझे 2 चीजें मिलेगी, दैट इज माय एंजाइम एंड माय प्रोडक्ट. ठीक है? अब आपको याद रखना है कि जो एंजाइम होता है इट इज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. ओके. मतलब यहां पे एंजाइम इज नॉट यूज्ड अप इन रिएक्शन. जो एंजाइम ने पार्टिसिपेट किया है उस दैट एंजाइम इज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. द एंजाइम रिमेन्स एज इट इज. ठीक है? और जो दूसरी चीज है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इट वर्क्स और इट सर्व्स एज द सबस्ट्रेट फॉर अनदर रिएक्शन. तो ये जो प्रोडक्ट है इट सर्व्स एज सबस्ट्रेट फॉर अनदर रिएक्शन. ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट का भी काम कर सकता है. और ये जो एंजाइम है तो एंजाइम यूज्ड अप नहीं होता है. ओके. जैसे इसने ये वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद ये एंजाइम अलग हो चुका है. एंजाइम और प्रोडक्ट मुझे अलग अलग मिल गए. एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ में थे तो उनने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया. और एंजाइम फिर अलग हो गया. और ये एंजाइम कोई दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. इट इज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. यूज्ड अप लिखा है यहां पे, नॉट यूज्ड अप इन रिएक्शन. सो इट कैन बी यूज्ड अगेन फॉर अनदर रिएक्शन. और जो प्रोडक्ट मिला है वो किस काम में आएगा? इट वर्क्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर अनदर रिएक्शन. ठीक है? समझ में आया आपको? सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर यहां पे सबस्ट्रेट के अमाउंट को मैं बढ़ाता जाता हूं, ठीक है, तो एक टाइम तक चलो ठीक है, क्योंकि एंजाइम के पास क्या होता है? एक्टिव साइट्स होती है. ओके. और वो एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है. ठीक है? तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बढ़ाता जाऊंगा सबस्ट्रेट को तो जो रिएक्शन वेलोसिटी था
वो बढ़ेगा। बट एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अगर मैं सबस्ट्रेट का प्रोपोर्शन बढ़ाता हूं तो क्या होगा, एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट्स होती है, लेट्स से जस्ट अंडरस्टैंड इट, जैसे कि एक एंजाइम है और इस एंजाइम के पास मैं दिखा रहा हूं देयर आर 3 एक्टिव साइट्स। हाउ मेनी एक्टिव साइट्स? 3 एक्टिव साइट्स। ठीक है, इन एक्टिव साइट्स पे आपका सबस्ट्रेट अटैच होगा। तो लेट्स से यहां पे एक सबस्ट्रेट अटैच हुआ, दूसरा सबस्ट्रेट अटैच हुआ और यहां पे तीसरा सबस्ट्रेट अटैच हो गया। पर अगर मैं 4th सबस्ट्रेट लाता हूं यहां पे तो क्या होगा, उसको अटैच होने की साइट ही नहीं है, इट हैज नो साइट फॉर अटैचमेंट ऑन द एंजाइम। ठीक है, तो क्या होगा फिर, ऐसा नहीं होगा कि जो रिएक्शन वेलोसिटी वो बढ़ेगी। रिएक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक पॉइंट के बाद इट इज गोइंग टू बी लाइक नॉर्मल, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, सो इफ आई कीप ऑन एडिंग द substrate, it doesn't mean the reaction velocity increases. After a particular time period, the reaction velocity would become constant. समझ में आ गया आपको? जैसे इस एंजाइम की 3 सबस्ट्रेट की कैपेसिटी थी, तो 3 के बाद अगर मैं सबस्ट्रेट को ऐड करूंगा तो ये नहीं होने वाला है कि रिएक्शन वेलोसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे we can put it as reaction velocity. Velocity that is represented as V is directly proportional. ये हटा देता हूं, आप लिख लेना, is directly proportional to what? To the concentration of the substrate. It is directly proportional to the concentration of the substrate. ठीक है, which is written as S. But this is going to be up to a point, up to a limit. जैसे मैंने बताया 3 सबस्ट्रेट आपने दिया तब तक काम करेगा, 3 से ज्यादा अगर आया तो उसके बाद ऐसा नहीं कि रिएक्शन बढ़ जाएगा, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है कि रिएक्शन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ग्राफिकली अगर इसे देखें, यहां पे शुड आई, अच्छा आई पुट इट एज, व्हाट डज इट मीन, इफ सबस्ट्रेट concentration is increased, directly proportional है ना, तो क्या होगा, if substrate concentration is increased, reaction velocity also increases. ठीक है, समझ में आया? तो ग्राफिकली देख लेते हैं। इसके बाद मैं एक और पॉइंट लिखता हूं कि यार सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ गई। बट however if we keep on adding or if we keep on adding, increasing the substrate concentrate, however if we keep on adding the substrate, तो क्या होगा, the reaction velocity क्या हो जाएगा, 3 है, 3 सबस्ट्रेट, 3 से ज्यादा अगर सबस्ट्रेट आ गए तो रिएक्शन वेलोसिटी becomes constant। ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, so however if we keep on adding the substrate, the reaction velocity becomes constant। initially मैंने क्या बोला कि यार substrate concentration is increased directly proportional to the reaction velocity, but अगर आप ज्यादा substrate ऐड करोगे तो क्या होगा, जो रिएक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज द एंजाइम
the active sites of the enzyme, why is it happening like this? Because the active sites of enzymes are involved in substrate एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जितनी भी एक्टिव साइट थी एंजाइम की, वो किस में इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिव साइट क्या हो गई? एक्टिव साइट्स आर एब्सेंट नाउ। एक्टिव साइट आपको नहीं पता हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। एक्टिव साइट्स आर एब्सेंट। तो एक्टिव साइट अगर एब्सेंट है तो सबस्ट्रेट बाइंड कहां करेगा? ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद द रिएक्शन वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, सो ग्राफिकली अगर इसे देखें, सो अगेन रिएक्शन वेलोसिटी और किसका करेंगे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। नीचे क्या लिखेंगे? ठीक है, लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा? रिएक्शन वेलोसिटी जो अपने मैक्सिमम पे आ जाएगी और उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट को ऐड कर लो। सो विल पुट इट एज ओके, दिस इज कांस्टेंट नाउ, दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज कांस्टेंट। क्या इंक्रीज हो रहा है? रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ओके, काफी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? यहां पे कांस्टेंट आ गया, दिस इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो तो एक पॉइंट पे आगे क्या होगा? वी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम पे पहुंच के कांस्टेंट हो गया। ठीक है, रिएक्शन वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अब यहां पे मिकालिस एंड मेंटन नाम के दो साइंटिस्टों ने ऐसा पता लगाया कि अगर वी मैक्स जो है, अगर वी मैक्स का हाफ कंसिडर किया जाए, सो वी मैक्स मैं यहां से हटा देता हूं, रिएक्शन वेलोसिटी जो मैंने देखा इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल के लिए। सो वी मैक्स का अगर मैं हाफ देखूं, सो लेट्स से हाफ कितना होगा? दिस इज हाफ। ओके, लेट्स ओके, ठीक है, सो दिस इज आई कैन टेक इट एज वी मैक्स बाई 2। क्या है? वी मैक्स बाई 2। अगर ये वी मैक्स है तो ये कितना हुआ? वी मैक्स बाई 2। सो Vmax बाई 2 पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है? इतना। ओके, कितना है? इतना। सो दिस इज टर्म्ड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसको टर्म किया गया है Km। Km, दैट इज मिकेलिस-मेंटन कांस्टेंट। दिस इज मिकेलिस-मेंटन कांस्टेंट। का मतलब क्या हुआ कि इतने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे भी जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो अपने हाफ टाइम पीरियड पे पहुंच जाती है। मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन आपको चाहिए कोई रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अगर सबस्ट्रेट का प्रोपोर्शन इतना भी है, क्या इसको कंसिडर किया मैंने मिकेलिस-मेंटन कांस्टेंट, इतना भी अगर है तो भी क्या होगा? जो रिएक्शन वेलोसिटी थी अपने हाफ तक पहुंच सकती, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द रिएक्शन विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। थोड़ा सबस्ट्रेट भी अगर अवेलेबल है तो क्या होगा? रिएक्शन वेलोसिटी अपने हाफ पे पहुंच जाएगी। समझ में आया? सो दिस Km, व्हाट इज दिस Km? दिस इज नोन एज मिकेलिस-मेंटन कांस्टेंट। वेयर शुड आई पुट इट एज? ओके, सो Km क्या चीज है जो मैंने यहां पे लिखी है? सो Km इज मिकेलिस
दो साइंटिस्ट का नाम है, ये मिकालिस एक साइंटिस्ट है, मेंटन एक साइंटिस्ट है, एंड केएम इज मिकालिस मेंटन कांस्टेंट। क्या है? मिकालिस मेंटन कांस्टेंट। और ये क्या बता रहा है? तो मिकालिस मेंटन कांस्टेंट इज अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी is half of its maximum velocity. So Michaelis-Menten constant, ये जो चीज है क्या बता रहा है? तो Michaelis-Menten constant is the substrate concentration is a substrate concentration at which the रिएक्शन वेलोसिटी, या ना रिएक्शन वेलोसिटी को ये प्रूफ दिखा रहा है। सो एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी concentration of which is a substrate concentration at which the reaction velocity is half, Vmax by 2 is half of its maximum velocity, is half of its maximum velocity. समझ में आ गया? ओके, तो व्हाट इज Michaelis-Menten कांस्टेंट? तो Michaelis-Menten कांस्टेंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इतना अमाउंट, इतना कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ओके, दैट ऑल्सो इनिशिएट्स द concentration, it also initiates the reaction velocity, half reaction velocity generate हो जाएगी, ठीक है? It's a substrate concentration at which the reaction velocity is half of its maximum velocity. समझ में आ गया? The reaction velocity is half of its maximum velocity, that is termed as the Michaelis-Menten constant, that is Vmax by 2. तो यहां पे ये प्रूव कर दिया Michaelis and Menten ने कि यार यू डोंट नीड मैक्सिमम ऑफ दी सबस्ट्रेट, थोड़ा भी सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा, इतना सबस्ट्रेट भी अगर अवेलेबल होगा तो भी रिएक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अपने हाफ पे पहुंच जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो रिएक्शन वेलोसिटी अपने हाफ पे पहुंच जाएगी और रिएक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है? सिंपल एंड इजी। नाउ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, जितने एंजाइम्स अवेलेबल है, दे हैव द लो substrate concentration, they have a low substrate concentration, या they have a low Km value। तो low Km value जो है उसकी वजह से क्या होगा? जैसे मेरा थोड़ा सा भी एंजाइम होगा तो क्या होगा? Vmax तो हाफ हो चुका है, ठीक है? तो बाकी का हाफ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब प्रोडक्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टर्नओवर जो बोलते हैं ना, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको टर्नओवर बोलते हैं, टर्नओवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे हैव अ लो Km वैल्यू। तो मैं यहां पे लिख देता हूं most of the pH, okay, I'll rub this graph now. Most of the enzymes have low Km value। क्या होता है उनके पास? Km वैल्यू काफी कम होता है, क्योंकि Km वैल्यू कम होगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा? लो Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टर्नओवर नंबर। ओके, मैं लिख सकता हूं लो Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मतलब प्रोडक्ट बनेगा जो वो, ओके, दैट मीन्स अगर लो Km वैल्यू है तो टर्नओवर नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर लो Km वैल्यू है, तो टर्नओवर नंबर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट इज गुड, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका Km वैल्यू कम है, ठीक है? या फिर वी कैन ऑल्सो पुट इट एज द टर्नओवर नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टर्नओवर नंबर किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन रेट अगर बढ़ानी है तो कौन सी चीज आएगी? सो टर्नओवर नंबर is directly proportional to the active sites present on the enzyme. It is directly proportional, not inversely. See, inversely में मैंने नीचे लिखा है,
ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, टर्नओवर नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन एंजाइम। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने इनिशियल में क्या बोला कि यार एक एंजाइम है, उसके पास 3 एक्टिव साइट्स है, ठीक है। बट अगर कोई एंजाइम है जिसके पास काफी सारी एक्टिव साइट्स अवेलेबल है, ये सब एक्टिव साइट्स है, जहां पे क्या करेगा, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, तो बट ऑब्वियसली ये जो टर्नओवर नंबर है, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहां पे, वो प्रोडक्ट्स का नंबर भी ज्यादा होगा ना। यहां पे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 1 2 3, यहां पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पे एक्टिव साइट ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, टर्नओवर नंबर। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नंबर किस पे डिपेंड करेगा कि एक्टिव साइट कितनी प्रेजेंट है एंजाइम के ऊपर। अगर 6 प्रेजेंट है तो उसका टर्नओवर नंबर हो गया 6, अगर 3 प्रेजेंट है टर्नओवर नंबर हो गया 3, ठीक है। सो लो केएम वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना कम केएम वैल्यू होगा उतना ज्यादा टर्नओवर होगा, ये बात दिमाग में बिठा लो, है ना। जितना कम केएम वैल्यू होगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, हाफ Vmax by 2 पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बाकी का Vmax by 2 कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो टर्नओवर नंबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और टर्नओवर नंबर किस पर डिपेंड करेगा, एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन दी एंजाइम, ठीक है। एक और बात आपको जो जाननी है, मैंने बोला लो केएम वैल्यू मतलब लो सबस्ट्रेट। प्लस पॉइंट क्या है, बेनिफिट क्या है इसका, लो केएम वैल्यू का, कि विथ लोअर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, विथ लोअर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट भी क्या रहेगा, द रिएक्शन, द एंजाइम एक्टिविटी और द रिएक्शन वेलोसिटी वुड कंटिन्यू। विथ लोअर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑल्सो द एंजाइम वुड कंटिन्यू। ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं चाहिए, लोअर अमाउंट पे भी क्या होगा, एंजाइम नहीं, द रिएक्शन वुड कंटिन्यू। With the lower amount of substrate also the reaction would continue, ठीक है, and reach its Vmax by 2. We can also put a formula, this is reaction velocity that is represented as V. अगर reaction velocity को find out करना है तो we can put it as reaction velocity equals to Vmax, that is the reaction velocity maximum, into the substrate concentration. Vmax into substrate concentration upon Michaelis-Menten constant plus the substrate, ठीक है। So this is the formula for reaction velocity, आप ढूंढ सकते हो Vmax into substrate concentration upon Km plus substrate concentration, ठीक है। Okay, so now moving to the 5th point, that is product concentration. क्या है, 6th is प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। सो अगर मैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो यहां पे काफी सिंपल है, आपको समझना है कि जैसे अपन ने बात की थी कि यार E प्लस एस क्या बना के देंगे, सो E प्लस एस बना के देंगे E एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बना के देगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के देगा एंजाइम एंड प्रोडक्ट, एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एंजाइम और प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। बट अगर प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट, जैसे मेरा प्रोडक्ट किस काम में आ रहा है, सबस्ट्रेट में यूज आ रहा है, बट अगर प्रोडक्ट का नंबर बढ़ता जा रहा है, ओके, इंक्रीज इन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो यहां पे क्या होगा, इट रिड्यूसेस द रिएक्शन वेलोसिटी
ये प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा तो ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस द रिएक्शन अकर्स इन रिवर्स. इफ concentration of product increases, it reverses the reaction and forms क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा. मतलब इट फॉर्म्स सबस्ट्रेट. तो यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ये जो प्रोडक्ट अगर इसका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इट रिवर्सेस द रिएक्शन. रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इट रिवर्सेस द रिएक्शन एंड फॉर्म्स द सबस्ट्रेट. मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यार product concentration is inversely proportional to the reaction velocity. Product concentration is inversely proportional to the रिएक्शन वेलोसिटी. क्योंकि अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तो वो किस चीज को फॉर्म करेगा, वो फिर से सबस्ट्रेट बना देगा, रिएक्शन को उल्टा कर देगा और सबस्ट्रेट को बना देगा. ठीक है, जो रिएक्शन आपका इसमें जाना चाहिए था, प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ओके, और प्रोडक्ट अगर सबस्ट्रेट कोई दूसरे रिएक्शन में यूज में नहीं आ रहा है, इफ द प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन सम अदर रिएक्शन, इट इज नॉट वर्किंग एज अ सबस्ट्रेट, तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को उल्टा करेगा. तो अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो प्रोडक्ट मिलता है, तो अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझे सबस्ट्रेट मिलेगा, है ना. तो फिर से सबस्ट्रेट बन गया. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिएक्शन वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन वेलोसिटी. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन वेलोसिटी. समझ में आ गया ना. तो अगर प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा हो जाता है, द प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन एनी ऑफ द रिएक्शन एज अ सबस्ट्रेट, तो ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन को उल्टा कर देगा. तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो अगर प्रोडक्ट बनता है, तो अगर मैं यहां से इधर आऊंगा तो क्या बनेगा, सबस्ट्रेट बनेगा. तो सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि यार प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन वेलोसिटी. सिंपल एंड इजी. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, सबसे सिंपल एंड इजी. 7th, that is going to be presence of inhibitor. That is the 7th. That is presence of. इसका जो पूरा डिस्कशन है we would carry in the next lecture. Inhibitors मतलब क्या होता है, इनहिबिट करना मतलब रोकना. ओके, तो कौन कौन रोकेगा, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट अभी इतना पता होना चाहिए कि ये फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है. सो प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स क्या करेंगे, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स. कौन से इनहिबिटर्स है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो पुट इट एज इनहिबिटर्स, ओके, फिर आई पुट इट एज रिएक्शन वेलोसिटी. रिएक्शन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनहिबिटर्स. आप इस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हो. मतलब अगर इनहिबिटर का नंबर ज्यादा है तो रिएक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, सिंपल एंड इजी. दैट डजंट मीन कि रिएक्शन वेलोसिटी का नंबर ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, हाँ, या बोल सकते हो कि रिएक्शन वेलोसिटी का नंबर अगर ज्यादा है इसका मतलब ये भी हो गया कि यार इनहिबिटर्स प्रेजेंट नहीं है,
बट अगर इनहिबिटर्स का नंबर ज्यादा है तो रिएक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी। ओके, सो आई कीप दिस मच फॉर द डे। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ गया ना आपको? इनहिबिटर रोकने वाली चीज है, रिएक्शन को रोकने वाली चीज है, प्रेजेंट होगी तो क्या करेगी, रिएक्शन वैल्यू कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है, रिएक्शन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनहिबिटर्स। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द 7 फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। 7 ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करें। सो मेक श्योर आप अच्छे से नोट्स बना के इन चीजों को लिख लो। ठीक है, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक में अगर आप पढ़ रहे हो तो मे बी एट सम पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टेक्स्ट बुक ट्राइंग टू से। सो मेक श्योर यू आर पेइंग अटेंशन इन द लेक्चर। If any doubt, you drop me a message. Okay, we'll solve it through the WhatsApp or through a video lecture. ठीक है? So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead and talk about the further details regarding the chapter. Okay, bye bye.